क्या अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी? आपके सेल का ई नॉट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेल का ई चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर था वैद्युत रसायन मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर क्या था, हमने कंप्लीट कर लिया था, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट थे हमने सब अच्छे से कर लिए थे। आप भी क्या करें, न्यूमेरिकल करने से पहले आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, उसके कॉन्सेप्ट को वन बाय वन, एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक पॉइंट को आप क्लियर करें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करें। क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल समझ नहीं आते। तो क्या है, हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, एक बार हम पूरे चैप्टर के फॉर्मूले जितने भी हमको रिवाइज कर लें, उनका मीन समझ लें, ताकि हमें क्या होगा, उसे अप्लाई करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो क्या है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को, लेकिन न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम उसके फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। अब देखो क्या है, हम करेंगे फॉर्मूले को वन बाय वन, अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं है हम मीन्स भी समझेंगे। पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले किया था हमने नट समीकरण। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ईएमएफ डिफाइन करते हैं हम, मतलब हमने पहले कैथोड का एनोड का इलेक्ट्रोड विभव डिफाइन किया था, और उसके बाद मानक कंडीशन में डिफाइन किया था और एक नॉर्मल कंडीशन में डिफाइन किया था। इसे ध्यान से समझो, क्या किया था हमने पहले एनोड और कैथोड का जो विभव था, पोटेंशियल था, वो क्या किया था, मानक कंडीशन में डिफाइन किया था और एक नॉर्मल कंडीशन में डिफाइन किया था। मानक कंडीशन में जब हमने डिफाइन किया था तो उसके लिए सेल का ई कुछ अलग आया था, और नॉर्मल कंडीशन में डिफाइन किया था कुछ अलग आया था। तो क्या है, पहले हम करेंगे सेल का, कैथोड एनोड तो सब जानते हो। अब देखो क्या होगा, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला बनता है सेल का जो ई डिफाइन करने वाले हैं हम, वो कौन सी कंडीशन में करने वाले हैं, मानक कंडीशन में। इसमें क्या करेंगे, जो कैथोड का होगा, किसका, कैथोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, उसमें से आप एनोड का माइनस कर देंगे, पहला फॉर्मूला हमारा ये बनता है, राइट। ई का मीन्स आपको पता है, ई का मीन्स क्या है, ई का मीन्स है जो हमारी सेल थी उसके दोनों जो इलेक्ट्रोड थे उनके विभवांतर, उनका विभवांतर मीन्स दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीन्स होता है, शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं EMF, और हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो ये भी बोल सकता है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ये भी बोल सकता है कि सेल का ई डिफाइन कीजिए। तो आपको पता होने चाहिए सबका मीन्स क्या है, एक ही है। तो मानक कंडीशन में क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, सेल का EMF मीन्स विद्युत वाहक बल। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंट है, उसको बताता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन, ये मानक कंडीशन में हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन में। फिर आता है हमारा मानक कंडीशन में, मानक कंडीशन नहीं, फिर आता है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में हम निकालते हैं नट समीकरण से, क्या आता था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0. क्योंकि ये हमने चैप्टर में डिफाइन कर लिया था, कैसे आता है, 59 YN log 10 पे, यहाँ पे आ जाता है हमारा उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है हमारा अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, और क्या आती है दोनों की मोलरता। अब कैसे आती है, कैसे लगाते हैं, वो हम देखने वाले। ये दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद डिफाइन करते हैं हम, ये हो गया। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं इसको साम्य अवस्था पर, इक्विलिब्रियम पर। साम्य अवस्था पे क्या होता है, हमारा ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और हमारे पास बचता है, और हमारा ये जो है, इसको हम इस तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे उत्पाद अपॉन अभिकारक, लेकिन हम इसको किससे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, हम इसको Q से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 बाई n
log 10 पे Q, और Q का मीन्स होता है उत्पाद अपॉन अभिकारक, और कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा Q होता है वो कितना हो जाता है, साम्य स्थिरांक Kc के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे हम इसकी जगह Kc पुट कर देंगे, तो हमारे क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, इसको एक साइड ले आएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है क्या, ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.059y एन log 10 पे Kc। देखो समझा के इसलिए लिख रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो गया। फिर एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था आपने, थर्ड हो गया। फिर फोर्थ देखो कौन सा पढ़ा था आपने, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था गिब्स ऊर्जा का। जो आपने पढ़ा था ना चैप्टर में कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा मिलती है और रासायनिक ऊर्जा मिलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा में, उससे बिजली बनती है। तो कितनी रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हुई, कितना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, वो कौन बताता है, गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा का क्या होता है, गिब्स ऊर्जा जो होती है वो हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हम कौन सी फॉर्म में, डेल्टा आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक कंडीशन में। तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एन एफ ई। यहाँ पे आप मानक लोगे तो ई सेल, ई जो सेल का लोगे आप, क्या लोगे, ई सेल का, वो मानक कंडीशन में लोगे, जैसे यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला नंबर 5 देखो, अगर आप इसे नॉर्मल कंडीशन में यूज करोगे, अप्लाई करोगे गिब्स ऊर्जा को, तो इसको भी आप क्या लोगे, नॉर्मल कंडीशन में लोगे, एन एफ ई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हमने पहले देखे थे फॉर्मूले, ये देखे थे। और यहाँ पे क्या होगा, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला। अब एक चीज और समझ लें, यहाँ पे इसका यूज कब करते हैं हम, 0 पॉइंट इसका जो यूज करते हैं कब करते हैं हम, हमें पता है कि हम टी टेम्परेचर जो रखते हैं कितना रखते हैं, 25 सेंटीग्रेड रखते हैं। तब जाके वैल्यू रखी थी ना चैप्टर में, याद होगा, टी की वैल्यू 25 सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन रखी थी, एफ का मान आपने रख दिया था और आर का मान रख दिया था, तभी तो ये वैल्यू बनी थी ना। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आप टेम्परेचर को 25 सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन लेंगे। और अगर ऐसे नहीं लेते तो आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस के 2.303 RT अपॉन NF log 10 पे उत्पाद अपॉन अभिकारक। टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो आप वो यूज करेंगे। वैसे 12th में तो नहीं आता, बड़े लेवल के एग्जामों में हो जाता है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। फिर आपने क्या किया था, फिर किया था गिब्स ऊर्जा वाला एक फॉर्मूला और होता है, तो उसका होता है हमारा, आप यूज करना चाहें, अगर यूज होगा तो अपने लगा देंगे उसको, वैसे मोस्टली उसकी जरूरत होती नहीं। ये हो गया। फिर आपने पढ़ा था प्लेट्स वाला, प्लेटो वाला मतलब विद्युत रासायनिक वैद्युत अपघटनीय सेल जो थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो थी, तो उसे समझ लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना दूंगा तो अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता रहेगा ये क्या है, इसके इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रोड होगा क्या है, एरिया, और आर क्या है इसका, प्रतिरोध था ना, और रो क्या था, विशेष प्रतिरोध था इसका सेल का, और कॉपर क्या था, चालकता थी, और क्या थी, जी क्या थी, इसकी चालक तत्व था ना। अब इनको हम एक साइड में लिखते हैं, अब लिखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। पहले हमारा रो प्रतिरोध सब कुछ समझा चुका हूं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। अब तुम्हें सामने लिखे तो समझ आ रहा होगा, एल क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब दूसरा आता है हमारा क्या, दूसरा आता है हमारा चालक तत्व। एक होता है चालक तत्व, जिसे किससे दिखाते हैं हम, चालक तत्व होता है उसे दिखाते हैं हम जी से, जी होता है 1/r होता है। फॉर्मूला कन्वर्टेशन आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू आप अप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा। ये हो गया। फिर आप उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद करेंगे आप, अगर हम यहाँ पे विशेष प्रतिरोध का ही फॉर्मूला निकालना चाहें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। फिर आता है हमारा क्या, चालकता, चालकता आता है ना, तो चालकता किससे दिखाते हैं हम, कॉपर से दिखाते हैं, ये आता है 1/r
रो। इन सबके वर्डों के मीन्स तो आपको पता है ना, चैप्टर में पढ़ाया है सब वर्डों के मीन्स क्या होते हैं। ये हो गया। फिर आता है अपना सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को दिखाते हैं जी स्टार से। ये होता है हमारा L अपॉन ए। L अपॉन ए होता है, समझ आ रही है ना। ये L अपॉन ए होता है। L क्या है, ए क्या है, सामने आपको दिख रहा है क्या है, जो यहाँ पे प्लेट्स है उसका एरिया ए है और उन प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो L है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करके कुछ बनाना चाहूँ, फॉर्मूला फॉर्मेशन मैंने बताया था, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना। L अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, जी स्टार नहीं लिख सकता क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आर, यहाँ पे रो आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना जी स्टार। तो न्यू फॉर्मूला मैंने बोला था ना, फॉर्मूला कन्वर्ट करके हम दूसरा फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूले का यूज करके एक न्यू फॉर्मूला आ गया ना। अब अगर रो को इधर ले जाओ आप तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन रो इज इक्वल टू जी स्टार हो गया। अब एक बात बताओ मुझे कि 1 अपॉन रो किसके इक्वल होता है, सामने दिख रहा है 1 अपॉन रो कॉपा के बराबर होता है। मैं के भी बोल देता हूँ कभी कभी से, के के बराबर होता है। इसका मीन्स ऐसा ही तो है, जो नीचे है इसका मतलब क्या है, इसे आप ऐसे लिख लो। अगर समझ नहीं आ रही है इसका मतलब यही तो है भाई, आप लिख दो। तो इसका मीन्स जो नीचे होता है ना, इसका मतलब होता है अपॉन में है वो, और अपॉन वाले को ऐसे लिख दो आर अपॉन रो, या आप ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। इससे अच्छा समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप कि कॉपा, तो आर इंटू कॉपा एंड जी स्टार। ये कुछ हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज होने वाले। कोई दिक्कत किसी को, हमने चैप्टर में ओवरऑल पढ़े। अब स्टार्ट करें 1 बाय 1 करके, करें। अब देखो आपको पता है, हाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम कंडक्टेंस। जी होता है हमारा चालकत्व, कंडक्टेंस होता है। और ये जो चालकता होती है ये होती है कंडक्टिविटी होता है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये आपको पता है एरिया होता है। और एल लेंथ होती है, और यहाँ पे लेंथ नहीं, यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और कुछ हाँ ये और ये सेल स्थिरांकों के तो आप सेल कांस्टेंट बोल दोगे, कोई दिक्कत। और ई आपको पता है ई क्या होता है, मैंने बोला ई के कई नाम है। या तो आप बोल दोगे दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंट बोल दो। या फिर आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सेल का EMF, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। चाहे वो बोले कि सेल का ई डिफाइन करो तो भी आप निकाल सकते हैं, वो बोलेगा सेल का विद्युत वाहक बल डिफाइन करो तो भी मतलब ई निकालना है, वो बोलेगा सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो तो इंग्लिश में बोलता है, निकालो। अब स्टार्ट करते हैं, इसका मीन्स शायद आपको समझ आ गया होगा, करेंगे करके। अब देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना एकदम, माइंड बिल्कुल फ्रेश करके। उसने क्या बोला है, फाइंड द EMF। देखो पहले ही बोला उसने, सबसे पहले क्या बोला उसने, EMF। अभी मैं बोल रहा था ना EMF का मीन्स क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। उसने बोला है ना फाइंड द EMF ऑफ द सेल हैविंग फॉलोइंग रिएक्शन। उसने बोला है क्या कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। अभी मैंने क्या बोला था, विद्युत वाहक बल किससे शो करते हैं हम, ई सेल डिफाइन कराया उससे, ई सेल डिफाइन कराया। रिएक्शन आपके सामने लिख रखी है, ये आपको पता है रिएक्शन, बिल्कुल देखो क्या लिख रखा है, ये पढ़ी है आपने चैप्टर में। Zn सॉलिड है प्लस 2 Ag प्लस, यहाँ पे ये मैंने वहां पे भी पढ़ाया था, जो होते हैं आयंस की फॉर्म में वो इक्वस होते हैं, जो कोई भी आयंस की फॉर्म में नहीं होते, एटम्स की फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। यहाँ पे क्या है अपना, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा आपका Zn प्लस 2, आपको पता है इक्वस ही होगा क्योंकि इक्वस फॉर्म में होते हैं। और आपका क्या है 2Ag। आप देखो यहाँ पे ये हो गया। आपको निकालना है क्या, सेल का EMF। आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में जब उसने टेम्परेचर नहीं दिया होता, जब टेम्परेचर नहीं दिया होता तो हम टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, 25 सेंटीग्रेड मान लेते हैं। कितना मान लोगे आप टेम्परेचर, 25 सेंटीग्रेड। और केल्विन में देखें तो 298 केल्विन आप मान लोगे। दिया है टेम्परेचर नहीं ना, तो हम मान लेंगे कि हाँ 25 है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब उसने यहाँ पे इसकी सांद्रता नहीं दे रखी, सांद्रता दे रखी है उसने,
नहीं दे रखी ना। देखो आपको पता है भाई, हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हो ना, नट्स का समीकरण यूज करते हो, उससे समझोगे ए टू जेड। हमें जब ई सेल निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई सेल निकालना है तो सीधी सी बात है, आपको ई सेल नॉट की जरूरत होगी। समझने के पॉइंट को समझ में आएगा बिल्कुल। 0.059 अपॉन एन, एन का मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, उनकी जरूरत होगी। और यहाँ पे log 10, यहाँ पे उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट जो होगा उसकी मोलरता चाहिए, और यहाँ पे अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट की मोलरता चाहिए, अगर आपको ई सेल डिफाइन करना है तो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना। हमें इतनी चीज चाहिए, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे मोलरता उसने नहीं दे रखी, मोलरता नहीं दे रखी, और टेम्परेचर हमने कितना मान लिया, 25 सेंटीग्रेड। जब मोलरता नहीं दे रखी, टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो आप क्या करेंगे, मानक कंडीशन मान लेंगे। कैसी कंडीशन मान लेंगे, मानक। जब दे ही नहीं रखा तो हम तो वो मानेंगे ना जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम मान लेंगे कि भाई इनकी सांद्रता कितनी है, मोलरता कितनी है 1, और टेम्परेचर कितना है 25 सेंटीग्रेड। और आपको पता है ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो गई, मानक। तो इस टाइम पे हम ई जो निकालेंगे सेल का, मानक कंडीशन में निकाल देंगे, इसकी हमारी दिक्कत ही खत्म। बात समझ आ रही है, क्योंकि आप अभी लिखा है, देखो ध्यान से देखो, सेल का जो ई निकालते हैं, ध्यान से समझो से, 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनता है। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन है, 3 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का हर साल बनता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, हमें पता है सेल का ई मैप 2 कंडीशन में निकालते हैं, एक तो हम स्टैंडर्ड मानक कंडीशन में निकालते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में निकालते हैं ना। आपको पता है मानक कंडीशन के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इसका यूज करोगे, और नॉर्मल कंडीशन के लिए इसका यूज करोगे। दिख रहा है, चलें अब देखो, अब आप खुद सोचो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन गई भाई, उसने टेम्परेचर ने दिया, हमने मान लिया 25 सेंटीग्रेड है, उसने मोलरता ने दी, हमने मान ली 1 मोलर है। कंडीशन कौन सी बन गई, मानक। मानक बन गई तो मानक में मानक वाला का आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो इसका मीन यहाँ पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है ई सेल नॉट इज इक्वल टू क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बढ़िया ना, इसका यूज नहीं करना, अब इसका यूज करना, क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड मानक बन चुकी है। कोई दिक्कत, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो देखो 12th वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12th वालों तो बस कैथोड एनोड छांटो, कैथोड एनोड छांटो और यहाँ पे लगा दो, काम खत्म। लेकिन जो हाई लेवल की नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है यहाँ पे दोनों का अपचयन विभव ही लगेगा। अगर ऑक्सीकरण विभव लगेगा तो मैंने बता दिया था, ऑक्सीकरण विभव के लिए क्या करते हैं आप, ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव करके लगाते हैं। इस इक्वेशन का यूज करना है तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कैथोड पे भी आपको अपचयन विभव लेना पड़ेगा, एनोड पे भी अपचयन विभव लेना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड तरीके से सवाल को करेंगे। अगर दिया है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि वो क्या करता है, जैसे दोनों का 12th लेवल पे तो दोनों का अपचयन विभव देना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, कैथोड एनोड छांट के लगा के काम खत्म 12th वालों का। लेकिन जो हायर लेवल के करते हैं उन्हें देखना है भाई, अगर दोनों का अपचयन है तभी इस फॉर्मूले का यूज करोगे, अगर ऑक्सीकरण दे रखा है तो पहले अपचयन में चेंज करना पड़ेगा। आप कर दें, अब रख सकते हो। अब छांटना है हमको कैथोड एनोड, इंटर वाले तो इतना कर लो, एनोड कैथोड छांटो, यहाँ पे लगाओ, काम खत्म। मैंने सिंपल सी बात बोली थी, एनोड एंड कैथोड डिफाइन करने का बड़ा सिंपल फंडा है। एनोड की वैल्यू क्या जाती है, हमेशा कम जाती है, कैथोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा जाती है, इतनी लाइन पता होनी चाहिए, आगे कुछ नहीं करना। देखो कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू कम है, ये आपको पता है, ये माइनस में है और ये प्लस में, इसे छांटना तो बिल्कुल इजी है। तो ये क्या है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो एजी का क्या बन गया, कैथोड, और जेडएन का क्या बन गया, एनोड, एनोड बन गया ना। तो जो हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई हमारा किसका, एजी का दे रखा है, किसका दे रखा है, एजी का, एजी प्लस 2 कन्वर्ट होगा एजी में, और इसका विभव कितना दे रखा है, प्लस के 0.80 वोल्ट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, जेडएन
Zn कन्वर्ट हुआ +2 कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn में। देखो हो रहा ना दोनों का अपचयन, तो यहाँ पे 12th में तो अपचयन दे रखा होता है, अपचयन दे रखा है दोनों का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना माइनस का 0.76 वोल्ट। बस आपको डिफाइन करना है, कैथोड किसका बना लोगे, इसका आप कैथोड बना लोगे और इसका आप एनोड बना लोगे, दिक्कत आपकी खत्म। तो एनोड, अब मैं लिख सकता हूं कि एनोड कैथोड का कितना हो गया, अब मैं लिख सकता हूं कैथोड कितना है, आपको दिख रहा है कैथोड का 0.80, तो 0.80 वोल्ट। एनोड का आपको साफ साफ दिख रहा है, एनोड का कितना है, ई एनोड, ई एनोड का कितना है माइनस के 0.76 वोल्ट। और कौन सी कंडीशन में है ये, स्टैंडर्ड कंडीशन में। हमें क्या निकालना है, सेल का स्टैंडर्ड निकालना है। आप कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला आपके पास ये लिख रखा है, रखे फॉर्मूले में वैल्यू को, देखो क्या होगा। कैथोड की जगह कैथोड की हम क्या निकाल रहे हैं, ई सेल नॉट बराबर कैथोड की वैल्यू कैथोड की जगह रख दो, तो कितनी है 80, माइनस हमारा ऑलरेडी फॉर्मूले में है और ये भी किसका है माइनस का, तो आपको पता है माइनस माइनस एक साथ नहीं लिखते, ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे कितना है 0.76, ये हो गया। आपको पता है प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 0.80 प्लस 0.6, आपको पता है ये कितना हो जाएगा 0.6 ही हो जाएगा ना, और 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपको पता है के बाद पॉइंट आना है, कितने के बाद आना है 2 के बाद पॉइंट आना है, ये आपका डिफाइन हो गया। तो एक कंडीशन ये होती है कि जब वो ना ही टेम्परेचर दे ना ही मोलरता दे, तो आप मानक कंडीशन मान के इसका यूज करके डिफाइन कर लेंगे। ध्यान रखना 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल यहाँ से आता है बोर्ड एग्जाम में। पहला टाइप समझ आ गया, ये दे रखा होगा, क्या देख रखा है, ना ही उसने टेम्परेचर दिया है ना ही इनकी मोलरता दी है, तो हम मानक कंडीशन मान लेंगे, टेम्परेचर को 25 सेंटीग्रेड मान लेंगे और मोलरता को 1 मान लेंगे और मानक वाले सूत्र से डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखें टाइप नंबर 2, देखो इसका, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी क्या निकालना है उसने बोला है देखो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, मतलब निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ का मीन्स तो बता दिया ना मैंने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, गणना कीजिए। सीडी देखा इक्वेशन दे रखी है, देखो यहाँ पे भी कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या एक रिएक्शन दे रखी है, हम तो बिल्कुल सिंपल करके करेंगे इसको। उसने रिएक्शन क्या दे रखी है, देखो पहले तो उसने रिएक्शन दी कि CD चेंज हुआ किसमें CD+2 में, ये रिएक्शन है। मैंने वहां पे देखो अपनों ने क्या किया था वहां पे चैप्टर में कि पहले रिएक्शन लिखी थी, फिर रिएक्शन को स्लैश की फॉर्म में लिखा था ना, रिएक्शन लिख के स्लैश में लिखा था ना उसे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्लैश में लिखा हुआ है, इसे रिएक्शन में लिखना है। चैप्टर में पता है आपको क्या किया था आपने, स्लैश में किया था। जैसे हमारी ये इक्वेशन थी क्या थी CD ऐसे थी ना, तो क्या करोगे आपने क्या किया था कि आपने CD में से +2 कर दिया था और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, ऐसे किया था ना। तो क्या किया था, अब आप इसको स्लैश में करते हो तो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हो, इसकी जगह क्या लगा देते हो, स्लैश लगा देते हो, इधर वाले को इधर लिख देते हो, इधर वाले को ऐसे ही तो करते। स्लैश को इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, देखो दोनों चीज बता रहे हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़े टफ से लगते हैं बच्चों को। क्या इसको आप स्लैश में चेंज करोगे तो क्या करोगे, स्लैश में चेंज करोगे। अच्छा वो भी बताऊंगा मैं, अभी प्रगति पे है काम, इसलिए लिखा होता है ना कार्य प्रगति पे है और क्या होता है असुविधा के लिए खेद है, तो चलिए आइए। तो यहाँ पे देखो क्या है स्लैश, ये तो लिखना आना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। बस क्या करना है आपको, इसे आपको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऐसे का ऐसे जस्ट उठाया, स्लैश की जगह आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हो, CD उठाया, स्लैश की जगह क्या लगा देते हैं हम, देखो स्लैश के एक बार लगा देते हैं हम एरो लगा दिया, स्लैश की जगह एरो आ गया, इस साइड वाले को इस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आपको पता है इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल स्लैश
डबल स्लैश आ गया मतलब ये रिएक्शन अलग और ये रिएक्शन अलग है, उसको भी ऐसे लिख लो। क्या है यहाँ पे Ag प्लस और क्या है कन्वर्ट हो रहा है किसमें Ag में। आपको पता है जब ये Ag में कन्वर्ट हुआ होगा तो क्या किया होगा इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, Ag में कन्वर्ट हो गया। स्लैश से रिएक्शन और रिएक्शन से स्लैश, चैप्टर में सीखा था हमने रिएक्शन से स्लैश बनाना और यहाँ पे कर रहे हैं स्लैश से। यहाँ पे किसी को दिक्कत, ये रिएक्शन उसने दे रखी है। अब देखो यहाँ पे जब आपको बनाओगे इसे डायरेक्टली हम 1 सेकंड में कर सकते हैं सवाल को, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो क्या है, अगर हम इसको इक्वेशन बनाएं तो आपको पता है क्या, आपको पता है भाई जब हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं। तो अभी इसमें 1 इसमें 2, तो क्या इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये तो इक्वेशन CD है, CD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा Ag भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और ये इसके जस्ट आमने सामने लिखना अच्छा नहीं लग जैसे, क्योंकि हमें इस साइड वाले आपको पता है ना इस साइड वाले इस साइड जोड़ने, इस साइड वाले इस साइड जोड़ने, तो क्या होगा यहाँ पे Ag हाँ प्लस 2 ही देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 Ag है। देखो यहाँ पे ये चैप्टर में आपने सीखा है इक्वेशन होती है, 2 इक्वेशन होती है कैथोड की एनोड की, और कैथोड की एनोड की रिएक्शन को जोड़ के हम सेल रिएक्शन बनाते हैं। और सेल रिएक्शन जब बनाते हैं तो क्या करते हो आप, याद है ना, इलेक्ट्रॉन को काट देते हो। फाइनल रिएक्शन आपके पास बचती है क्या, देखो CD बचा प्लस के 2 Ag प्लस 2 बचा, एरो के सामने एरो आ गया, यहाँ पे CD प्लस 2 बचा और यहाँ पे 2 Ag बचा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आपको पता है यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझो। यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया अभिकारक, क्या हो गया अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। आपने रिएक्शन पढ़ी है ना, इस साइड वाले को क्या कहते हैं अभिकारक का मतलब जिससे बनता है, जैसे गन्ने से चीनी बनी तो जिससे बनता है गन्ना क्या हुआ अभिकारक, और चीनी क्या हुई उत्पाद प्रोडक्ट। तो ये वाले ये उत्पादक, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। आपको पता है जब नट समीकरण आप लगाते हो, नट समीकरण लगाते हो ना, तो नट समीकरण लगाते हो तो इनकी मोलरता उत्पादकों की ऊपर लिखते हो, अभिकारकों की नीचे लिखते हो, ऐसे ही तो करते हो ना। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो मोलरता दे रखी है वो किसकी दे रखी है CD की। किसकी मोलरता दे रखी है CD की। किसकी मोलरता दे रखी है Ag प्लस की। तो आप सोचोगे भाई CD की Ag की तो दे रखी है इसने, Ag की और CD की तो दी नहीं, मतलब CD प्लस 2 की दे रखी है, Ag प्लस की दे रखी है, CD की और Ag की तो दे नहीं रखी। तो आपको पता है चैप्टर में मैंने समझाया था कि जो सॉलिड होते हैं उनकी वो मोलरता नहीं देगा, क्योंकि इनकी मोलरता 1 होती है। क्या होती है इनकी मोलरता 1 होती है। तो आप इसको इक्वेशन में यूज करो, आपको बता देता हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको उत्पादक और अभिकारक के फॉर्म में लिखोगे हैं, तो नट समीकरण पे जाते हैं, ये सवाल तो हो गया ऐसे मान लो। नट समीकरण में जाओगे तो उत्पाद कैसे लिखोगे, इसको उत्पाद और अभिकारक के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे लिख देता हूँ उत्पाद जितने भी उत्पाद होंगे उनकी क्या लिखोगे मोलरता, नीचे जितने भी अभिकारक होंगे उनकी क्या लिखोगे मोलरता। उत्पाद क्या है यहाँ पे आपको पता है, उत्पाद है हमारा CD प्लस 2 है, इसकी मोलरता लिखनी पड़ेगी आपको। और क्या है Ag है ना, Ag। और आपको पता होना चाहिए जो आगे लिखा होता है वो स्क्वायर में पहुंचता है, इसके जो आगे लिखा होता है वो स्क्वायर में पहुंचता है। सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी याद रख लेगा। और यहाँ पे देखो अभिकारक कौन से, यहाँ पे CD है, तो CD की मोलरता और Ag की मोलरता जो 2 लगा होता है ये कहाँ पे पहुंच जाता है इसका ऊपर। अब आप इस तरह से नट समीकरण में रखोगे उत्पादक और अभिकारक की फॉर्म में। अब आपको पता है इसकी मोलरता उसने दे रखी है, इसकी मोलरता भी दे रखी है, इसकी तो दे नहीं रखी, तो सीधी सी बात है इसकी मोलरता 1 होती है। कितनी होती है इसकी मोलरता 1 होती है। जब इसकी मोलरता भाई 1 होती है
तो इन पार्टों को सॉलिड वालों को लगाओ या मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 से डिवाइड करोगे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो सॉलिड वालों को हम छोड़ देते हैं, बस किसको ले लेते हैं? आयंस वालों को ले लेते हैं। इस तरह से ऊपर आ जाएगा, इसे लेफ्ट कर देंगे क्योंकि 1 लगाओगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही बचेगा। और नीचे क्या बचेगा हमारा? Ag+2। अब आ जाओ काम की बात पे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बार बार इस टाइप के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन उसने दे रखा है, उसने ईएमएफ डिफाइन कराया है, तो पहले हम ये चेक करते हैं कहीं मानक कंडीशन तो नहीं है। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपको पता है हम इजी काम चाहते हैं। अगर मानक कंडीशन हुई तो दिक्कत ही खत्म। पर क्या करेंगे? कैथोड में से एनोड का घटा देंगे, काम खत्म। तो मानक पहले चेक करें मानक कंडीशन है कि नहीं। तो टेम्परेचर तो उसने दे नहीं रखा, जब नहीं देता तो हम क्या मान लेते हैं? 25 सेंटीग्रेड। एक काम हो गया। दूसरा काम देखो, अगर उसने मोलरता भी बंद कर दी तो काम उसने खुद ही कर दिया, आधा काम हमने अपनी तरफ से कर लिया, नहीं दिया तो हमने मान लिया 25 सेंटीग्रेड है। मोलरता देखो उसने खुद दे दी 1 तो कंडीशन उसने खुद बना दी। आधी कंडीशन हमने बना दी, आधी उसने बना दी, तो कंडीशन कैसी बन गई? मानक बन गई। और मानक अगर बन गई तो आपको पता है कैथोड के में से एनोड का लेस कर दो। देखने में कितना हार्ड सवाल लग रहा है बताओ? लग रहा है ना हार्ड? लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब पहला स्टेप पड़ा कि आपने कोई भी कुछ नहीं दे रखा था, कुछ नहीं दे रखा था, ना टेम्परेचर ना मोलरता, तो मानक मान लिया। दूसरा टाइप देखा आपने, मोलरता दे दी उसने 1, टेम्परेचर नहीं दे रखा तो टेम्परेचर अपनी तरफ से हमने अपने फायदे के लिए मान लिया कि 25 सेंटीग्रेड है और यहाँ पे 1। ऐसा नहीं है कि मैं ये पूरे फायदे के लिए मान लिया, ऐसा ही माना जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 विभव दे रखे हैं उसने। किसका दे रखा है? एक तो एक दे रखा है CD प्लस कन्वर्ट टू CD। तो ज्यादा आपको माइंड पे जोर नहीं डालना, आपको तो बस 12th वाले को देखो, जो हायर लेवल की तैयारी करता है उसे देखना भी है क्या CD+2 कन्वर्ट हो रहा है CD में, मींस अपचयन विभव है, और Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, इसका मींस अपचयन विभव है। तो हायर लेवल को तो देखना भाई, अपचयन विभव है, ऑक्सीकरण विभव है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इंटर वाले को ये देखना बस कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है ये, और कम है ये। इसको क्या मान लो? एनोड। और इसको क्या मान लो? कैथोड। तुम्हारा काम 12th का खत्म। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो, लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन अगर हायर लेवल से करना तो आपको देखना पड़ेगा विभव किसका है। अब क्या करना है? आपको पता है एनोड का कितना हो गया, कैथोड का कितना हो गया? कैथोड ज्यादा वाला हो गया ना, तो कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना हो गया? प्लस का प्लस लगाओ या मत लगाओ, तो 0.880 वोल्ट ये हो गया। कम वाला क्या हो गया? कम वाला एनोड हो गया, और एनोड कितना? माइनस का 0.40 वोल्ट। और अब क्या करना है आपको? वही सेल का निकालना है। जब सेल का निकालोगे आप तो क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड। इसको आप कर दोगे, सेमी करा है हमने, लेकिन देखने में क्वेश्चन पहले वाले से बिल्कुल अलग था, लेकिन जब करके देखा तो सेमी निकला। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो नट समीकरण का यूज जब तक नहीं करेंगे जब तक स्टैंडर्ड कंडीशन देता रहेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको पता है यही यूज करना है। चले आगे? नहीं? देखो ध्यान रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे देखो, अब यहाँ पे सेल का ई निकाला है भाई। आपके उसने बोल दिया कि आपके तुम्हारी मर्जी, आपको उसने साफ बोल दिया कि अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, आपके सेल का ई नॉट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेल का ई चाहिए। देखो आपके बोल दिया ना उसने, हर बार वो बोल नहीं रहा था, वो तो बोल नहीं रहा था तो उसके ना बोलने का हम फायदा उठा रहे थे ना, मानक मान रहे थे। लेकिन मानक मान रहे थे, उसकी भी कमी थी, वो ऐसी कंडीशन दे क्यों रहा था कि जो मानक से कांटेक्ट होती थी। तो यहाँ पे क्या है, आपके उसने साफ बोल दिया क्या, यहाँ पे बोला है रिप्रेजेंट द सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने क्या बोला है? निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। सेल को निरूपित करना है, सेल को बनाना है। तो सेल तो आप इक्वेशन लिख के
बना भी सकते हो। कैथोड एनोड अलग अलग करके अर्ध सेल नहीं बना सकते, बना सकते हो। आपको पता है ये Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, ये Cu में कन्वर्ट हुआ। और आपको अच्छे से पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे अपचयन और एनोड पे ऑक्सीकरण। तो जिसमें अपचयन होगा उसको कहाँ की रिएक्शन दिखा दोगे आप, किसकी, कैथोड की, और जिसमें ऑक्सीकरण होगा एनोड की। तो रिप्रेजेंट तो आप कर ही दोगे, आप अच्छे खासे समझदार हो, कर दोगे ना। आप देखो यहाँ पे क्या है, अब उसने बोला है भाई इस तरह से करना है, फिर बोला है कि यहाँ पे मोलरता दे रखी है, देखो इसकी 0.1 m और इसकी मोलरता दे रखी है 0.01 m। तो उसने बोला फॉलो द रिएक्शन, रिएक्शन कुछ इस टाइप से दे रखी है। उसने आगे बोला उसने कि इसकी मोलरता कितनी दे रखी है, उसकी दे रखी है CO+ की मोलरता कितनी दे रखी है, CO+2 की मोलरता 0.1 दे रखी है। और यहाँ पे आगे Zn+2 की मोलरता ये दे रखी है। यहाँ पे तुम्हें स्लैश वाली कंडीशन ही नहीं है, डायरेक्ट उसने दे रखी है। और क्या पूछा है, फिर पूछा है उसने भाई ई सेल का परिकलन भी कीजिए यदि ई सेल, ये क्या है पता है, ई सेल नॉट दे दिया आपको उसने। अब तुम्हें उन्हें अलर्ट कर दिया कि आपके तुम्हें ई सेल नॉट नहीं निकालना, क्योंकि ई सेल नॉट हम दे रहे हैं, आपके तुम्हें ई सेल निकालना है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे पेपर में कोई नहीं देगा, पेपर में लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, ये तो समझ आ गया, ई सेल नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है। अब आपको निकालना है, पहले आपको, अब आपको देखना है भाई, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, सेल इक्वेशन लिखते हैं ना पहले। सेल इक्वेशन से क्या क्या मिलता है, आपने नट समीकरण अच्छे से पढ़ लिया, नट्स समीकरण होता है, वो नट समीकरण बोल देता हूँ, नट्स होता है। तो नट समीकरण जो होता है तो उसमें आपको पता है क्या क्या चाहिए, आपको एक तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन नंबर चाहिए, प्रोडक्ट उत्पादक की सांद्रता चाहिए, अभिकारक की सांद्रता चाहिए, और ई सेल नॉट चाहिए। देखो अब मैंने लिख दिया तो फायदा ही हो रहा है तुम्हें, फॉर्मूला दिखा दूंगा समझ में आ जाएगा। देखो अगर इसे करना है तो आपको ई सेल नॉट चाहिए, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, फाइनल इक्वेशन जब बनाते हैं वो कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे, एन चाहिए, और आपको प्रोडक्ट की, उत्पादक की मोलरता चाहिए और अभिकारक की मोलरता चाहिए, तो चाहिए ना। हम करते क्या है कि जिस चीज को निकालते हैं हम यही कर लेते हैं कि इक्वेशन लिखते हैं, पहले देखते हैं कि किस किस चीज की जरूरत है। तरीका भूल गए क्या, जो भी चीज दी है उसको नोट कर लिया, जो चीज दी है उसको नोट कर लिया, जो निकलवाया फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं किसी चीज की कमी तो नहीं है, अगर होती है तो हम उसको लेके आ जाते हैं। चले फिर कहाँ पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे थे, इस पे थे ना। अब आपको बताया उसने क्या दे रखा है, उसने इक्वेशन दे रखी है सीधी सीधी, क्या दे रखी है ये। अब एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक तो इक्वेशन यहाँ पे क्या है, Zn सॉलिड चेंज हुआ है किसमें, Zn+2 में, एक इक्वेशन तो ये हो गई। तो इसने क्या किया होगा, और एक क्या दिया उसने, CO कोबाल्ट+2 किसमें चेंज हुआ है, कोबाल्ट सॉलिड में। मैं सॉलिड नहीं लिख रहा, आपको पता है बिना आयन वाले सॉलिड ही होते हैं, आप लिख देना यहाँ पे सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। ये हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे हो गया, तो ये उससे हमने इन्फॉर्मेशन जो दी थी हम यहाँ पे नोट कर ली। अब क्या करना है आपको, आपको इक्वेशन बनानी है, क्योंकि आपको एन चाहिए, एन कैसे निकालते हैं वो सीखो, फिर मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी आप देख के निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको पता है उसने इसमें कन्वर्ट हुआ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ना, इसमें कन्वर्ट हुआ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब हम देखो एन निकालते कैसे, सिंपल में पहले हम कॉन्सेप्ट से एन कैसे निकालते हैं वो सीखो, फिर डायरेक्ट एन कैसे निकालते हैं वो सीखना। कॉन्सेप्ट से एन ऐसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को हमने लिखा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सामने दे रखी है, कोई तुम्हें अपने पास से थोड़ी लिखना है, बस इलेक्ट्रॉन ही तो लगाने हैं, कुछ सोचो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, साफ साफ लिख रखी है, हमने लिख दिया, हमें क्या लगाने, इलेक्ट्रॉन लगाने, लगा दिए। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, उस टाइम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एन होता है। इस टाइम देखो दोनों में इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है, तो इसमें भी कितना है 2, इसमें भी कितना है, बराबर है ना, तो इस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारा,
जब तक हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, जब तक दोनों में, जैसे मान लो इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे आप सोचते कि 1 लिखूं या 2 लिखूं, तो हमें दोनों के पहले बराबर करने पड़ते। बराबर करने के बाद दोनों इक्वेशन में जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाएगा तब आप लिखोगे, किसी भी एक इक्वेशन से लिख दो कि इतने इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो इससे बराबर हो गए तो चाहे इससे लिख दो जितने भी, चाहे इससे लिख दो। ऐसा भी मत करना कि दोनों को जोड़ दो कि 4 हो गए। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। एन कैसे निकालते हैं? अब देखो, आपको साफ साफ लिख रखा है, उत्पादक और अभिकारक हम यहीं से डिफाइन कर ले। आपको पता है इस साइड वालों को क्या बोलेंगे, यहाँ अभिकारक, और इस साइड वालों को क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। उत्पादक बोलोगे ना। अब आपको पता है यहाँ पे मोलरता उसने दे रखी है, मोलरता उसने दे रखी है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगाएंगे, सॉल्व करेंगे लगाएंगे। एन मिल गया, हमें क्या चाहिए, और हमें टेम्परेचर दिया उसने नहीं, 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। मोलरता उसने दी है, मोलरता दी है, किसकी मोलरता दी है, नोट कर ले, CO, किसकी, CO+2 की मोलरता कितनी दी है उसने भाई, 0.1 m, और चलो m भी बना दिया, और Zn की कितनी दी है, मोलरता को शो करने का सिस्टम समझ आ गया। मोलरता को कैसे शो करते हैं, जिसकी मोलरता दी है उसे लिखो और कोष्टक लगा दो, कोष्टक मोलरता को शो करता है, और उसकी मोलरता लिख दो। ऐसे तो लिख रहे हैं, देखो CO2 को क्या लिखा, CO+2 को कोष्टक में लिखा, इसकी मोलरता सामने लिख दी, इसकी अब इसके सामने लिख दो, कितनी है, 0.01 m। तो हमें आपको मोलरता मिल गई। अब बच्चे आप सोचोगे ये भी तो उत्पाद है, अभी हमने इसीलिए सीखा था, इसको हम लगाने की जरूरत नहीं है, इसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी 1 आती है, 1 आती है, गुणा करोगे, अभी सीख लिया, इस पे फोकस दोबारा नहीं देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, अभिकारक भी एक बचा और उत्पादक भी हमारे पास एक बचा। तो दोनों की मोलरता आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो एक्सचेंज हुए थे। अब और कुछ चाहिए, उसने एक काम खुद करके दे रखा बहुत प्यार के साथ। अगर आपको ई सेल नोट नहीं दिया होता तो आप निकालना पड़ता, और ई सेल दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ई सेल नोट उसने दिया है, ई सेल नोट कितना दिया, ई सेल नोट 0.48 वोल्ट। अब आप समीकरण लिख के इक्वेशन लगा दो, कौन सा, ई सेल। अब ये डायरेक्ट अगर हो गया तो, डायरेक्ट हो गया तो मजा आ जाता है, अलग ही मजा आता, अलग नहीं आता, साझे नहीं आता। 0.059 बाई n, n है ना, सॉरी ये क्या बन गया, n हो गया। यहां पे उत्पादक लिखते हैं, अब मैं डायरेक्ट उत्पाद लिख दूं ना, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, उत्पाद प्रोडक्ट अपॉन अभिकारक रिएक्टेंट। ये इसलिए आ गया क्योंकि हमें पता है इस बार मानक कंडीशन नहीं है, और जब मानक कंडीशन नहीं होती तो इसका यूज करके ही निकालते हैं, जब मानक कंडीशन होती है तो पिछले वाले का यूज करके निकालते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सब कुछ यहाँ पे पुट करना वैल्यू को। यहाँ पे ई सेल नोट कितना दे रखा है, 0.848, बहुत बढ़िया, माइनस 0. कितना है यहाँ पे, एन कितना है, 2 है ना, यहाँ पे हो गया तो कितना है 5.9, एन कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। log 10 पे उत्पादक कितना दे रखा है, उत्पादक की मोलरता यहाँ पे तो छांट लिया, लिख भी दूं क्या, उत्पादक अभिकारक कौन सा, CO हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और Zn क्या हो गया, उत्पादक हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ऐसे आप पहले अच्छे से लिख लिया करो, वैल्यू लगाने से पहले, फिर लगाई दो वैल्यू को। अब उत्पादक की कितनी है भाई, 0.01 पक्का, और इसकी कितनी है 0.1, इतनी है ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है, ध्यान से करना, मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादा आने के सबसे ज्यादा चांस इस चैप्टर में इसके रहते हैं। यहाँ पे
कोई दिक्कत, CO की लगा दी, CO क्या था अपना, अथवा ये हो गया, ठीक। अब देखो क्या है, पॉइंट हटाना आता है, पॉइंट हटाना आता है। अगर आप इसको हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 है और नीचे कितना है 1, तो नीचे क्या करो आप, एक 0 बढ़ा लो, इतना काम तो आता होगा। तो नीचे ये क्या हो गया, अगर फाइनली हम देखें, फाइनली देखें तो 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, किसी को दिक्कत। 10 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, कोई दिक्कत। तो क्या मैं इसकी जगह 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आपको पता है पावर ऊपर जाएगी, जब नीचे से पावर ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो साइन पावर का चेंज हो जाता है। जैसे इस साइड से इस साइड जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है, ऐसे होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप 2 से काट दें इसको, कितनी बार, 0 पॉइंट, कितनी बार कटेगा, 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा, 2 ही कम 2, 2 टाइम्स। एंड यहाँ पे कितना है 4, 2, बस 2 ही रहने दो, पॉइंट के बाद 2 बहुत होते हैं। वैसे भी तुम्हें पता है पॉइंट के बाद अप्रोक्स में ही आता है आंसर, पॉइंट के बाद कोई रियल आंसर निकलता नहीं है। बस किसका, जो पक फिक्स, अगर रुक गया तो फिक्स आ जाएगा, नहीं रुका तो, अब देख ले, रुका तो नहीं है, रुकेगा तो फिक्स आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 का मीन्स 10 हो गया, 10 5 से फुल कट रहा है तो हम लिखेंगे। और अगर ये चलता रहता है इस तरह से कटता कटता, तो हम क्या रोक देते, 2 पे ही रोक देते। ये ध्यान रखना पेपर में भी, फुल कटेगा तो 3 तक का यूज कर लेना, और मोर देन 3 से ज्यादा यूज ही मत करना। जब भी पॉइंट लो 2 एनफ है, ज्यादा से ज्यादा करो 3 तक कर दो पॉइंट के बाद बस। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 5, किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखो log 10, 10 की पावर कितना हो गया -1। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे बस, 10 के जो लिखा होता है 10 के आगे जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई कर लेती है। यहाँ पे कितनी भी पावर लिखी, देखो यहाँ पे नीचे 10 है और यहाँ पे भी कितना है 10 है, ये जो भी पावर यहाँ पे लिखी होगी वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी, आगे नंबर के आगे। और log 10 पे 10 का मान होता है, 10 पे 10 का मान होता है 1। बात समझ आ गई। तो ये कहाँ पे मल्टीप्लाई, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो इसका मान पेपर में आपको दिया होगा, इसकी टेंशन मत लेना, 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, कितना भी आएगा आपको दिया होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और बड़ी क्लास में सबको पता होता है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर देते हैं। ये देखो इसको क्या कर दूं 0.84, अब खुद सोचो, यहाँ पे -1 है, अब मैं कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पे -1 है, जब -1 इससे आगे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो नंबर पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 0.245। और आपको पता है log 10 पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे जब 1 यहाँ पे आ जाएगा सोचो, तो यहाँ पे क्या बचा log 10 पे 10, और log 10 पे 10 की वैल्यू 1 होती है। अब आप अच्छे खासे बच्चे हो, इसको आप जोड़ के निकाल सकते हो। इसे भी कराऊं या निकाल लोगे है? यहाँ पे 295 आएगा मतलब, हाँ सॉरी यहाँ पे इधर चला गया ना, राइट हो जाता है, क्योंकि 5 टाइम्स है ना, हाँ मैंने डायरेक्टली कर दिया, फिर 5 था 2 टाइम्स तो यहाँ पे 1 हो गया, हाँ ठीक है। तो कितना है, देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं इसमें फोकस नहीं। यहाँ तक दिक्कत किसी को, आप तो जोड़ लोगे, कुछ को इनमें भी दिक्कत आ जाएगी जोड़ने में, सोचेंगे यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, जोड़े कैसे। तो सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद अगर कम रह जाए तो इधर 0 लगा दिया करो। तो यहाँ पे क्या मान ले हम कि 8 के बाद 1 पॉइंट है, अब तो 3 हो गए ना, अरे यहाँ पे ये है ना, इधर 3 है, जोड़ने में दिक्कत आ रही होगी, कितने भी 0 लगा लो इधर को, अब तो 3 हो गए। अब कितने हो गए, अब तो 3 हो गए, अब तो जोड़ लोगे, ठीक है आप जोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन शायद आपको, तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और तीनों टाइप के हमने कर लिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा करता और है कि यहाँ पे क्या करता, वो ई सेल नॉट नहीं देता, क्या नहीं देता, ई सेल नॉट नहीं देता। जब ई सेल नॉट नहीं देता तो क्या देता,
कैथोड का देता और एनोड का देता। तो एक काम और कर लेते एक्स्ट्रा कि ई सेल नॉट निकाल देते। कैसे? कैथोड का, खुद सोचो भाई, एन निकाला है ना, एन निकाला है ना, उत्पाद उसकी मोलरताएं डिफाइन की है ना, इसने ई सेल नोट दे दिया तो हमें आराम हो गया, निकालना नहीं पड़ा। वरना ई सेल नोट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कैथोड का, कैथोड में से एनोड का घटा देते, ई सेल नोट भी आता। अगर वो ऐसे नहीं देता तो क्या देता? कैथोड का देता, एनोड का देता। आप दोनों को ई सेल भी निकाल सकते हैं। अगर एक और टाइप का बनता है तो इस टाइप का बन जाता है। समझ आ गया? ई सेल नोट डायरेक्ट नहीं देगा, किसका दे देगा? कैथोड का, एनोड का। आप निकाल सकते हो, 2 क्वेश्चन किए। आगे चले, आप शायद समझ में तो आगे होंगे। हाँ देखो, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझानी है जो अभी मैं समझा रहा था। मैं क्या समझा रहा था? देखो यहाँ पे आप मोलरता यहाँ पे डिफाइन कर लोगे, मोलरता दे रखी है बिल्कुल सेम है, एन आप डिफाइन कर लोगे, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है यहाँ पे भाई जो वहां पे दे रखा था ई सेल नोट, वो तो है ही नहीं। तो आपको पता है ये तो दे रखे हैं ना कैथोड एनोड, इसको क्या मान लोगे आप? एनोड। और इसको क्या मान लोगे? कैथोड। तो ई सेल नोट इससे निकाल दोगे, ई सेल नोट इनसे यूज करके निकाल दिया, मोलरता यहाँ से निकाल दी, एक्सचेंज आपने निकालना सीख ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक एन निकालने की। अगर दोनों पे चार्ज सेम जा रहा है, दोनों पे चार्ज कितना जा रहा है? सेम, तो एन इतना ही रहेगा। जैसे इस पे भी +2, इस पे भी +2, तो एन कितना रहेगा? 2 रहेगा। अगर डिफरेंट चार्ज हो तो दोनों के चार्ज की मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे मान लो एक पे 1 होता और एक पे 2 होता, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2, तो 4 2 जाएगा। एक पे 2 होता और एक पे 3 होता, तो दोनों की 2 की 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 6, तो 6 जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है एन निकालने की। सेम है तो वही नंबर रहेगा, डिफरेंट है तो दोनों की उसकी चार्ज की मल्टीप्लाई करो, फाइनल आ जाएगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट से अच्छा रहता है, आप निकालेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, इलेक्ट्रॉन बराबर, कोई दिक्कत। तो इतने टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा रहता है कि ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। ठीक है, चारों टाइप अच्छे से कर लेना। हाँ, ये जो हमने टाइप किए हैं, कितने टाइप के किए हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं और चारों टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं। अब चलते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पे। इस चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चन थे ये, अब तो बिल्कुल सिंपल है, करेंगे आप छुट्टी शायद है। यहाँ पे देखो, चालकता उसने दे रखी है, उसने बोला है भाई द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 एम KCl सॉल्यूशन एट कितना? 298 केल्विन इज 0.0248, ये होता है सीमेंज बटे सेमी। तो उसने दे रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकलवाया। क्या दे रखा है उसने? कंडक्टिविटी। हाँ, यहाँ पे देखो उसने बोला है क्या? 298 पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता इतनी है दे रखी है उसने, और मोलर चालकता डिफाइन कराई है। तो करने का आपका तरीका सिंपल सा है, क्या करो? पहले वैल्यू को नोट कर लो, फिर क्या करो? फॉर्मूला लगाओ, खत्म। ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे देखो क्या है? चालकता मीन्स कंडक्टिविटी। किससे दिखाते हो कंडक्टिविटी को? कॉपर से। और क्या दे रखा उसने? चलो ऐसा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं? ऐसा काम करते हैं कि जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे नोट करते हैं। पहले मोलरता दे रखी है तो मोलरता नोट कर लेते हैं 0.20। फिर उसके बाद दे रखा है चालकता मीन्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे दिखाते हैं? कॉपर से दिखाते हैं। कितनी दे रखी है? 0.0248। मोलर चालकता निकालनी है, कितनी निकालनी है? मोलर चालकता निकालनी है। सब फॉर्मूले मैंने कराए थे, ये रह गया था शायद, लेकिन चैप्टर में तो कराया था। सीधी सी बात है, ये क्या है? ये तो आपको पता है मोल प्रति लीटर में होगा। किस में होगा? मोल प्रति लीटर में होगा। ये क्या दे रखा है? सीमेन
सीमेंस होता है ये सीमेंस सेमी, अगर ये सीमेंस सेमी में दे रखा है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसके डिफाइन करने का वो होता है भाई के इंटू के, कॉपा होता है ये के कह देता हूं मैं कभी कभी। एम से पहले कहां पे, ये यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे क्या करना है, एम लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो, इसकी वैल्यू रख दो, के कितना है 0.0248 और यहाँ पे कितना है 1000। ये ध्यान रखना 1000 कब लगाना है, जब यहाँ पे सेमी में दे रखा है, मीटर में दे रखा है तो 1000 नीचे लगाना है, मीटर में दे रखा है 1000 नीचे लगाना है, क्योंकि मोलरता के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। ये हो गया और यहाँ पे कितना दे रखा है उसने 0.2, किसी को दिक्कत कोई नहीं ना। अब क्या करेंगे, आपको पता है, देखो पॉइंट हटाने का सबसे सिंपल तरीका बता रही हूं मैं, सबसे सिंपल, जितने पॉइंट के बाद नंबर है उसके अपोजिट साइड में इतने वन के बाद जीरो लिख लो। उन बच्चों के जिससे आता है उन्हें तो दिक्कत ही नहीं, वो तो हटा देंगे कि 2 यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे, तो क्या कर दो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 यहाँ पे बचे तो क्या कर दो अपोजिट साइड में 2 जीरो बढ़ा दो, वो तो करना जानते हैं, जो फास्टली होने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल ही बेचारे हैं उनके लिए कि अपोजिट साइड में इतने जीरो बढ़ा दो, देखो कितना इंटरेस्ट आएगा। अपोजिट साइड में बढ़ाते हैं, ऊपर कितने 4 के बाद है तो इसकी अपोजिट साइड नीचे, तो 1 के बाद 4 जीरो नीचे लगा दो। यहाँ पे नीचे कितने पॉइंट के बाद 2 हैं तो इसकी अपोजिट साइड ऊपर है तो 1 के बाद 2 जीरो ऊपर लगा दो। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, देखो सिंपल वाला स्टाइल, सिंपल स्टाइल कहता है कि भाई इसके हमें हटाने हैं चारों, तो कितना बचेगा आपके पास 248 बचेगा ना, क्योंकि जीरो आगे लिखा है, इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अब यहाँ पे आपका चल रहा है, यहाँ पे आपका चल रहा है, यहाँ पे 2 के बाद हटा दिए तो यहाँ पे आपके पास 20 बचा, कोई दिक्कत। हमने ऐसा करते हैं हम कि ऊपर वाले के 4 पॉइंट हटाएं, 4 के बाद 4 संख्याएं थी ना, पॉइंट के बाद 4 हटाइए संख्याएं, तो क्या करेंगे उसकी अपोजिट साइड मींस अपोजिट साइड नीचे है ना, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा दो। नीचे वाले के कितने हटाए 2, तो क्या करो इसकी अपोजिट साइड कहाँ है ऊपर, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो लगा दो। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही कमजोर है। अब जीरो काट दो, अब जीरो, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर है ना, पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो इसका हमें पॉइंट हटाना है, तो इसकी जस्ट साइड क्या है नीचे, तो क्या करोगे 1 के बाद 4 जीरो नीचे लगा दोगे मल्टीप्लाई में, जैसे नीचे क्या है 2 नंबर है पॉइंट के बाद तो इसकी अपोजिट साइड क्या है ऊपर, तो 1 के बाद ऊपर 2 जीरो लगा दोगे मल्टीप्लाई में। अब काट दो, देखो 0 0 बहुत हो गया, मजा आ रहा है काटने में, इंटरेस्ट आएगा ना, देखो काट दो, बचा वही इतना, वो कहावत है ना खोदा बाढ़ निकली चुईया है, वही सब है, इतने जीरो बढ़ाए बच्चा भी इतना छोटा। अब तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो ना, कर सकते हो, कितना 1 टाइम, कितना 2 टाइम, कितना 4 टाइम, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत। शायद ये तो बिल्कुल सिंपल, मैंने बोला नहीं था ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है। मैं बोलता हूं जो बच्चे हार्ड नहीं कर सकते तो वो सिंपल कर लिया करो। आगे चलें, आगे देखो यहां पे क्या है, आगे उसने बोला है क्या, आगे बोला है उसने एक कंडक्टिविटी सेल कॉन्टेनिंग कितना है 0.001 mkcl solution at 298 Kelvin has a resistance of 15000 ohms। यहाँ पे क्या बोला उसने बोला है कि 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 mkcl बिलियन है, इसका प्रतिरोध कितना बिलियन का 15000 है। आपने पढ़ा था, याद करो कि जब
हमारे जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसके परमाणु क्या लगाते हैं, परमाणु क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। जब सॉल्यूशन में चलते हैं आयन तो सॉल्यूशन उन पे प्रतिरोध लगाता है। दोनों बातें चैप्टर में सीखी। तो उसने पूछा है भाई कि इसकी विलयन की चालकता, देखो ये मत सोचना कि यहाँ पे क्या लिखा है, उसने बस घुमाया है तुम्हें। उसने बोला है इसी विलयन की चालकता, इसकी विलयन की चालकता कितनी है 98 पर, ये चालकता दे दी उसने। तो उसने पूछा सेल स्थिरांक क्या होगा। तो उसने क्या बोला है कि इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कितनी 0.01 एम KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.1 कुछ जो भी वैल्यू है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट डिफाइन करना है। बात समझ आ रही है? इतना इतना उसने दे रखा है। तो पहले हमारा सिंपल सा रूल होता है जो दिया है, नोट कर लो। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि इसने मोलर था यहाँ पे भी दिए यहाँ पे भी दिए, अरे तो उसने दोबारा बोल दिया ना इसी बात को कि भाई इस विलयन का प्रतिरोध इतना है और इसी विलयन की चालकता इतनी है। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मोलर तो सेम ही है ना, उसने बोल दिया इसी विलयन की प्रतिरोध इतना और इसी विलयन का चालकता इतनी, नोट कर ले। अब चलो देखो, जो बच्चे हार्ड नहीं कर सकते तो वो इजी न्यूमेरिकल ऐसे तो कर सकते हैं, फॉर्मूले वाले डायरेक्ट वैल्यू नोट करो, फॉर्मूले मेरे को सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो क्या है, मोलरता कितनी दे रखी है, m इज इक्वल टू 0.001, ये प्रतिरोध R कितना दे रखा है, R कितना दे रखा है 15000 ओम है। ये तो मोल प्रति लीटर होती है, कभी कभी मात्रा लिखता नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें सबको तो पता है इसके मात्रा क्या होते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ के आते हैं, ये होता है। और यहाँ पे क्या है, इसकी चालकता, चालकता मीन्स कंडक्टिविटी, कॉपर कितनी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3, क्या है सीमेंस सेमी, ठीक है, नोट कर लिया। मैं बोलता हूं कि अगर यहाँ पे थोड़ी वैल्यू टफ लग रही हो तो इन्हें इजी कर लिया करो ताकि सॉल्यूशन करते हुए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पॉइंट वहां पे हटाते हैं बहुत दिक्कत आती है, इधर हटाओ उधर हटाओ, इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। क्या 0.11 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 3 के बाद पॉइंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -3। आपको पता है जितने आप नंबर निकालोगे बाहर इतने 10 में पावर माइनस में पहुंच जाती है, 3 निकाले हैं। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि मैंने बोला मैं जो बिल्कुल लूज बच्चे उनके कॉन्सेप्ट के लेकर आऊंगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर है आपका उसे तो उठा के बाहर रख दो, क्या रख दो, बाहर रख दो, और जितने नंबर पॉइंट के बाद है इतनी 10 की पावर माइनस में लगा दो, बस इतना काम करना है। अब तुम्हें पता है भाई आगे तो इसके 0 0 है, आगे क्या है इसके 0 0, आगे 0 लिख भी दोगे 0 0 तो कोई वैल्यू थोड़ी है, तो मैंने हटा दिए। लेकिन अगर कोई और नंबर होता तो लिखना पड़ता, लिख सकता हूं। और एक चीज और बताई थी मैंने कि जो नंबर होता है उसको तो रहने दिया करो एज इट इज, और जितने 0 हुआ करें उसे लिख दिया करो 10 की पावर में। तो इसके कितने 0 हैं 3, तो 10 की पावर 3 हो गया। अब आपको बता, देखो यही ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी है 3 3 है ना, तो इन्हें तो निकाल के तीनों को रख देंगे बाहर, और 3 पावर माइनस की लगा देंगे 10 की, लगा दी, और 3 ऑलरेडी थी तो कितनी हो गई 6। अब देखो इसे यहाँ पे इजी करने से क्या फायदा होता है, जब वैल्यू रखते हैं तो मजा आता है, वहां पे इंटरेस्ट आता है, फिर ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे तो आसान लगता है, वहां पे बहुत इजी लगता है, ऊपर कैसे करूँ नीचे मल्टीप्लाई कैसे करूँ। अब क्या निकालना है आपको, सेल स्थिरांक। अब आप खुद सोचो सेल स्थिरांक का हम क्या करते हैं, वैल्यू नोट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट का मींस उस फॉर्मूले को यूज करते हैं जहाँ यहाँ पे सूट करता है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं सेल स्थिरांक के, कितने फॉर्मूले, जी स्टार एक तो है L अपॉन A, और एक क्या है अपना जी स्टार है आपका R इंटू कॉपर, 2 है ना। देखो जिसका एक फॉर्मूला होता है कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही फॉर्मूला उसे उठाओ और लगा दो, जैसे मोलरता वाला एक किया, कितने एक ही था, उठाया और ना लगाया, लगा दिया। यहाँ पे 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा कोरिलेट होता है, सूट करता है, तो इन दोनों में से कौन सा सूट करता है, नीचे वाला सूट करता है, क्योंकि L और A तो है ही नहीं आपके पास,
तो हम किसको, इसको तो नहीं लगाएंगे, इसको लगा देंगे। तो क्या होगा, पहले हमने क्या निकाला, उसने सेल कांस्टेंट ही तो निकलवाया। तो सिंपल सी बात है, आप अच्छे खासे समझदार हो, दोनों में से कौन सा कोरिलेट, कोरिलेट का भी समझते हो ना, कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, नीचे वाला कर रहा है, आर इंटू के, कॉपा होता है, एक के बोल देता हूँ। अब आप दोनों की वैल्यू रख सकते हो, अच्छे खासे समझदार हो। क्या आर की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10 की पावर कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है 146। ठीक है, मैंने बोला है जब कैलकुलेशन किया करो तो नंबर को एक साइड कर लिया करो और पावर को 46, पावर कितनी है आपके पास 3 है और माइनस के 6 है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, फाइनली आपको पता है माइनस के 3 आ जाएगी, प्लस के 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस के 3, बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, कितना आपके पास मल्टीप्लाई में ये काम मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करना चाहिए नहीं रहा इसकी। ठीक है, जी स्टार। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देखो ऐसे सवाल तो कोई भी बच्चा कर सकता है, इतने इजी वाले सवाल तो कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है, जो पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा नहीं वो बातें बातें करेगा तो वो नहीं पढ़ सकता। अब आगे आगे देखें, नोट कर लिया, हाँ नोट कर लो, टाइम दे रहा हूं तुम्हें, चले चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, देखो न्यूमेरिकल का करने का तरीका पता होना चाहिए, होते तो सब एक से ही है। अब देखो क्या है, आगे देखो, आगे पढ़ो इसको, इसे तुम्हें खुद करना है, सेम ही तो नहीं है, सेम ही है, ये तो बिल्कुल सेम है, सेम है ना, तो इसको आपको खुद से करना है, इसमें कोई भी इंटरफेयर किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है। आगे आगे देखें, चलो देखो यहाँ पे भी देखो, सेमी चालकता दे रखी है, उसने मोलर चालकता निकालनी है, ये तो सिंपल है भाई, एम भी दे रखा है, देखो एम दे रखा है, एम ये है और चालकता इसकी के ये है, मोलर चालकता निकालनी है, अभी तो निकाला था आपने, किससे डायरेक्ट लगाते हो आप, कितना कॉपा 1000 बाई एम, यही तो है, किया नहीं था अभी सवाल, सेम क्वेश्चन है। आगे चलें तो आगे यहाँ पे चलें, ये तो मैं नोट करना है पहले, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे चलें, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन ना बड़े ऐसे लगते हैं कितने लॉन्ग है, अभी देखा था तुमने रिएक्शन वाले जो थे नट समीकरण कितने हार्ड लग रहे थे, करके देखा तो कुछ भी ना निकला, कुछ भी नहीं था उसमें, इजी थे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कोई भी है, अगर तुमने अंदर से फीलिंग में ठान लिया कि भाई करना है तो क्वेश्चन होगा ही। आगे देखो, जो भी दिया है नोट कर ले, उसने बोला है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ कितना है 0 पॉइंट, कहां पे गया, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन इज कितना है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम, मीन्स उसने बोला है कि 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम है। एक हमारे पास क्या है विद्युत प्रतिरोध विलयन है, आपको पता है, उसके कॉलम का प्रतिरोध उसने दे रखा है, उसने बोला इसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसने बोला इट्स एरिया इज 1 सेमी स्क्वायर एंड लेंथ इज 50 सेमी, कैलकुलेट द, क्या है पूछा है, रेजिस्टिविटी पूछा है इसने, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता पूछा है,
प्रतिरोधकता आपको पता है, रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है। और इसे एक चीज और भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, वो पूछा है इसने। तो इसका मीन्स आप वैल्यू को नोट कर ले, वैल्यू नोट करनी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखो उसने क्या दे रखा है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मीन्स किसकी वैल्यू है, मोलरता। तो मैंने एक बात आपसे बताई थी कि अभी कभी कभी आपको लाइन में कुछ समझ नहीं आता ये किसकी वैल्यू है, वो लिख रखी नहीं होती, लेकिन मैंने बोला है कि सबके बाद उसका यूनिट लिखा होता है, और यूनिट अगर पता है तो आप बता सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, नंबर लिखा है। जैसे आप बोलते हो ना 5 लीटर, तुम भी बोलते हो इस चीज को, नंबर बोलते हो उसके बाद यूनिट भी बोलते हो। तो 5 तो उसकी क्वांटिटी हो गई, लीटर क्या है उसका यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। जैसे आप बोलोगे 4 किलो, तो 4 क्या है उसकी क्वांटिटी, और केजी क्या है, किलो क्या है उसका मात्रक। तो ऐसे भी पहचान लिया करो, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने बोला नहीं कि ये मोलरता है, लेकिन आपको पता है ये मात्रक किसका लिखा हुआ है, मोलरता का। अरे जिसकी नंबर प्लेट लगी होगी घर उसी का होगा, सीधी सी बात है। तो जिसका यूनिट होगा उसी का वैल्यू होगी। तो मोलरता कितनी, 0.05। किसी को कोई दिक्कत, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस मीन्स आर कितना दे रखा है, 5.55 10 की पावर 3 ओम। मोल प्रति लीटर, ये है ना, मोल प्रति लीटर, और ये होता है ओम। और क्या बोला उसने, एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल मीन्स एरिया मीन्स ए, कितना 1 सेमी स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखी है उसने, लेंथ आपको पता है लंबाई एल कितनी दे रखी है, 50 सेमी। 50 सेमी को मीटर में बदलोगे तो आप कितना पड़ेगा, -2 मीटर। जो दिया था नोट कर लिया। अब पूछा क्या क्या उसने पूछा है प्रतिरोधकता का मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। क्या पूछा उसने, रो पूछा है। और उसने पूछा मोलर चालकता, और चालकता पूछिए, क्या पूछिए, चालकता पूछिए और मोलर चालकता पूछिए, 3 पूछिए। तो आपको क्या मतलब, उसने 10 भी पूछे है ना, आप तो निकालते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखे ये मत सोचना कितना हार्ड है, कुछ भी नहीं है, 1 बाय 1 करके निकालते जाओ। पहले क्या निकालना है आपको, रो निकालना है। ये आपको देने वाला हूँ काम, इसका क्या निकालना है, रो निकालना है। रो का फॉर्मूला लगा लो, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन, क्या बारी है इसमें बताओ मुझे, बस वैल्यू लगा के निकाल दोगे। फिर आपको निकालना है के निकालना है। के कैसे निकालते हो आपको पता है, के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 1 अपॉन रो। लो दूसरा भी निकल गया, यहाँ से रो की वैल्यू डिफाइन करोगे, इसमें लगा दोगे, ये भी निकल गया। तीसरा क्या बोला है आपने, मोलर चालकता। अब मोलर चालकता के लिए फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकालोगे। मोलर चालकता का क्या होता है, मोलर चालकता का होता है आपका M इज इक्वल टू कॉपर इंटू 1000 अपॉन M। इसमें क्या दिक्कत है भाई, के यहाँ से निकल गया, M यहाँ पे दे रखी है, लगा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखने में बहुत ही लंबा लग रहा है कि लेंथ ही है बहुत, हाँ लेंथ ही है ना, कि लेंथ ही है इतना, और कुछ भी नहीं है। तो चले आगे। तो ओवरऑल जहां तक मेरा आइडिया है कि हमने क्वेश्चन इसके कर ही चुके हैं। देखने में कभी कभी धोखा हो जाता है। यहाँ पे देखो सेल स्थिरांक निकालना है। अब ये क्या है, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा। इसका एंटी लॉग का, क्योंकि क्या पूछा, साम्य स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक निकालना है। ई सेल दे रखा है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक नहीं होता, साम्य स्थिरांक। तो ये बताओ मुझे यहाँ पे गलती क्या है, इतना तो पहचानते हो, अगर साम्य स्थिरांक होगा तो ई सेल नहीं होगा, ई सेल नहीं होगा, क्या होगा,
ई नॉट सेल होगा, तुम्हें पता है ई सेल तो साम्य स्थिरांक पे 0 हो जाता है, तो ये क्या है, किसकी वैल्यू हो सकती है, ई सेल नॉट की पक्का। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, उसने पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मींस क्या है, उसने बोला निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिगणित कीजिए, अभिक्रिया आपके सामने लिख रखी है, और उसने बोला है कि भाई इसका जो ई है वो 0.46 वोल्ट है ना। तो आपने केसी का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, कौन सा था, नहीं पढ़ा, ई सेल नॉट इज इक्वल टू कौन सा था, 0.059 बाई एन लॉग केसी, पढ़ा था ना। तो ये क्या है अपना, ये है भाई अपना ई सेल नॉट की वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या चाहिए, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो नोट कर ले। तो पहले क्या दिया उसने, ई सेल नॉट कितना दे रखा, ई सेल नॉट 0.46 वोल्ट। अब हमें एन डिफाइन करना है, मैंने कितने तरीके तुम्हें बता दिए, या तो आप इसको सेल रिएक्शन जैसे लिखते हैं वैसे करके निकाल लो, या मैंने बोल दिया अगर चार्ज के हिसाब से निकाल लो, चार्ज सेम है तो कैसे निकाल लोगे आप, एक को ले लोगे, एक चार्ज को, चार्ज डिफरेंट है तो दोनों चार्जों की मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो चार्ज डिफरेंट है, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है +2, इस पे कितना देखो +2 है, और इस पे क्या है +1, तो क्या करोगे 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आएंगे, ये अपनी शॉर्ट वाली ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है ये, शॉर्ट वाली ट्रिक है, तो शॉर्ट वाली ट्रिक है, तो एन कितना आ गया, और बाकी कॉन्सेप्ट से निकालना तो निकाल सकते हो, पीछे हमने निकाला था। अब लगा दे फॉर्मूला, क्या था हमारा, ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग 10 पे केसी, ठीक है। यहां पे आप क्या करो, वैल्यू रख दे, मैंने बोला पहले आप वैल्यू रखने से पहले जिसकी वैल्यू निकालने से एक साइड कर लिया करो, तो केसी को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो। तो क्या करेंगे, ई सेल नॉट एन कहां पे चलेगा, डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर ये क्या है 0.59, और यहाँ पे कितना बच जाएगा log 10 पे केसी, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 10 पे केसी इक्वल ई सेल नॉट इनटू कितना एन अपॉन 0.059, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, ये इसके बराबर है, या हमने लिख दिया ये इसके बराबर है, बात तो एक ही है। अब क्या करना है, आपको वैल्यू लगानी है, वैल्यू लगा दे, वैल्यू कितनी है इसकी, सेल नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 0.46, एन की वैल्यू आपको पता है 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.059, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। हम क्या करते हैं कभी कभी अपने फायदे के लिए, हाँ, दूसरे का नुकसान भी नहीं करते। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको कभी 5, ये है ना 0.059 है ना, तो इसको हम कभी कभी क्या लिख लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं हम कभी कभी इसको 6 भी ऐसे भी लिख लेते हैं, 0.06, इसका भी यूज कर लेते हैं, हमें आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो आप चाहो इससे कर सकते हो, आप चाहो इससे कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है 3, और यहाँ पे 2 के, तो मैंने तुम्हें कितना सिंपल वाला तरीका बताया, बहुत ही सिंपल, सबसे इजी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 के बाद 2 0, और यहाँ पे 3 है तो 1 के बाद 3 0। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही तेज हैं,
इससे ये गया, इससे ये गया, गया ऊपर हमारा कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 8 एंड 9, ये हो जाएगा ना। अरे 2 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 46 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे इतना नहीं आएगा, और आपके पास यहाँ पे चल रहा है 10, और यहाँ पे क्या चल रहा है 5, 9 ही तो बचा ना, ये तो पॉइंट से निकल गया, और यहाँ पे चल रहा है आपका log 10 पे KC। अब आपको इसे डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसका लॉग हटाओगे तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, कोई भी मतलब नहीं है, बस इस पावर को आपको क्या लिखना है, जो भी यहाँ पे सॉल्व करके आएगा तो उसको आपको ऐसे KC लिख देंगे, और यहाँ पे जो भी आएगा बस 10 के ऊपर यहाँ पे लिख देना, ये हो गया तुम्हारा एंटी लॉग। बात समझ आ रही है, कुछ करना थोड़ी है, यहाँ पे डिवाइड करके जो भी आएगा कैलकुलेशन करके जो भी आएगा 10 की पावर में लिख देना बस, उसे लो हो गया एंटी लॉग। कोई दिक्कत किसी को, आगे चले। लगभग हमने सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए, जितने भी अच्छे लेवल के। चले अब, हाँ बताओ, हाँ बताओ कहाँ पे 10 के ऊपर, मैंने बोला यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड करेंगे तो कुछ तो आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा बस 10 की पावर में लिख देना, उसे KC की वैल्यू आ जाएगी। वो एक दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन मुझे क्लास अभी खत्म करनी है तो आप कर सकते हैं, वो लॉग लेके भी कर सकते हैं उसको, लेकिन आपके लिए कौन सा इजी पड़ेगा, देखो जो स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करता है उसे पता है लॉग कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को काय में कर लेंगे हम, इस वैल्यू को लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, और लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करके एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी। वो तुम्हारे बस की है नहीं, वो तुम्हारे बस की है नहीं, बस तुम इतना ही कर सकते हो कि जो भी वैल्यू 10 की पावर में लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या है, सभी क्वेश्चन अप्रॉक्स इसके हो गए, आप सब कर सकते हो। गिब्स ऊर्जा वाला बस आपको मैं क्वेश्चन देना है मुझे, और आपको करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू को रखना है। हाँ बिल्कुल सिंपल है, देखो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज इतना, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, उसने बोला है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मींस E नॉट सेल। गिब्स ऊर्जा निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, गिब्स ऊर्जा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, उसने बोला है कि भाई सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दे रखा है, इसकी मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल ही। अब यहाँ पे क्या है, बस एक चीज है यहाँ पे जो दे रखा है उसको, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव मींस E नॉट सेल कितना है 1.1, किसी को दिक्कत नहीं ना। उसने देखो फिर क्या निकालना होता है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, मैंने सिंपल तरीका बताया, अगर चार्ज सेम है तो एक्सचेंज का नंबर वही रहता है, चार्ज सेम है ना, चार्ज सेम है 2 ही है तो एक्सचेंज नंबर कितना रहेगा 2, और स्टैंडर्ड से निकालना तो अपनों ने निकाला था, उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो एक्सचेंज शॉर्ट ट्रिक है हमारी, कितना होगा, देखो n कितना होगा 2 हो जाएगा। आपको बताए इसने पूछा है जो स्टैंडर्ड गिब्स ऊर्जा है, तो कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट, दोनों लिखे थे हमने स्टार्ट में। अगर आप मानक स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये यूज करेंगे, सिंपल कंडीशन में तो वो यूज करेंगे। आपको दिक्कत आएगी एफ क्या है, तो एफ फैरेड है, फैरेड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 69500, ये आपको यूज करके सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी है, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे हमने इस चैप्टर के क्लियर कर लिए हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सब हमने कर लिए टोटल। और क्या होगा, और आपको सभी टाइप के न्यूमेरिकल, मैंने एक टाइप का न्यूमेरिकल एक ही कराया है, तो आपको क्या करना, उस टाइप के न्यूमेरिकल और भी करने हैं प्रैक्टिस के लिए।
और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले क्या करे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को करे। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया कंप्लीटली।